गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं इतिहास का पाठ 4, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस पाठ में हमने जो पहले वाले वीडियो में आदिवासी कौन लोग थे, उनकी आजीविका कैसे चलती थी, उनका जो है सामाजिक परिवेश कैसा था, इसके बारे में जाना। दीकू कौन किसको कहा गया था? बाहरी लोगों को। बाहरी लोग कौन? अंग्रेज। यहाँ तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जनजातीय समूह कौन? वही आदिवासी। तो देखो, किताब खोलो आप भी। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, ये हमने उस वीडियो में भी देखा कि कैसे जीते थे। उनकी आजीविका वनों पर आधारित थी। वो जो है वनों से प्राप्त उत्पादों से ही अपना जीवन चलाते थे। ये हमने पढ़ लिया। देखो और देखते हैं कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। आदिवासी और जनजातीय समूह, आदिवासी समूह और जनजातीय समूह एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले भी बताया था मैंने आपको। आगे देखो, अब कैसे जीते थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या होती है पहले ये समझ लो। झूम खेती का दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी है। इसमें जो है ये आदिवासी लोग क्या करते थे कि एक भूमि का टुकड़ा लेते थे बड़ा, उसमें सभी पेड़ों को काटते थे। उस भूमि के टुकड़े के में जो है जितने भी पेड़ पौधे घास वगैरह होती, उसको जो है काट के और जला देते थे। जला के उसकी राख को उसी भूमि के टुकड़े में मिला देते थे। हल जोत देते थे, जो वो मिट्टी में मिल जाती थी वो राख, जिससे वो भूमि उपजाऊ हो जाती। और उस भूमि पर 2 3 4 साल तक, जब तक अच्छा उत्पादन होता फसल का, तब तक कृषि करते। और जब उत्पादन कम होने लग जाता उस भूमि में, तो उस भूमि को छोड़कर वो लोग दूसरी जगह चले जाते थे। और दूसरी जगह भी जाकर इसी तरह भूमि का बड़ा सा भूखंड लेके फिर यही प्रक्रिया दोहराते थे कि वहाँ के पेड़ पौधों को काटते, जलाते और हल बैलों द्वारा उसको मिट्टी में मिला देते, उस भूमि को उपजाऊ बनाते। कुछ समय वहाँ जब तक अच्छी पैदावार होती, उपज होती, तब तक कृषि करते। और बाद में फिर उस भूमि को टुकड़ों को छोड़कर फिर तीसरा टुकड़ा ले लेते। इस तरह जो है ये खेती करते थे। इसको झूम खेती या स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित यानी जगह बदलते थे ना, स्थान बदलते थे, इसलिए स्थानांतरित कृषि कहा जाता था। ये आदिवासी लोग करते थे। जिसे घुमंतु खेती भी कहते थे। घुमंतु यानी घूम घूम कर करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। वर्तमान में तो इस कृषि पर रोक लगा रखी है, क्योंकि इससे वनों को काटा जाता है, वन कम हो रहे हैं। तो देखो उस समय की बात है ये, तो 19वीं सदी। 19वीं सदी के जो है विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। गतिविधियाँ, तो पहली गतिविधि उनकी कौन सी? झूम खेती। तो देखो उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। उनमें से किन में से? जो जनजातीय समूह थे, जनजातियाँ जैसे मुंडा, बिरसा और वो संथाल, कोल, ये बहुत सारी जनजातियाँ थी भारत में। तो कुछ समूह झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतु खेती को कहा जाता है, अंडरलाइन कर लो। घुमंतु खेती या स्थानांतरित कृषि अपनी भाषा इसमें अपनी भाषा में कहते हैं। घुमंतु खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांश, देखो यहाँ से घुमंतु खेती या झूम खेती का वर्णन है बेटा। आपके प्रश्न भी आएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि झूम खेती का वर्णन कीजिए, या घुमंतु खेती का या स्थानांतरित कृषि का। यहाँ लिख लो घुमंतु के ऊपर ही आप लिखो स्थानांतरित, आधा से था, स्थानांतरित, नांतरित, ऐसे स्थानांतरित, तरित, ऐसे स्थानांतरित, तय है ये, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, तो इसका वर्णन कहाँ से है? यहाँ से, कि कैसे होती थी। अभी मैंने आपको समझाया वही चीज़ है। इस तरह की खेती अधिकांश जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जमीन पर धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से को काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ करते थे। इसके बाद वे घास फूस को जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से जमीन की पूरी तरह सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह चले जाते थे।
चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई सालों तक पड़ती पड़ी रहती थी। एक साल में नहीं जाते थे, वैसे जो है कुछ समय तक अच्छी पैदावार होती हो तब तक कृषि करते थे 1-2 साल, और फिर उसको छोड़कर जो है वो चले जाते थे, और वो भूमि ऐसे ही पड़ी रहती थी। उसको परती भूमि कहते हैं। ठीक है, परती भूमि शब्दावली में भी है आपके। परती भूमि किसको कहते हैं, ये रहा देखो, ये आपको शब्दावली में लिखना है। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, उसको प्रतिभूमि कहा जाता था। तब तक पेड़ पौधे वापस उग जाते थे उस पर, फिर दोबारा वही प्रक्रिया दोहराते थे, पेड़ पौधों को काट कर राख को मिलाकर, इस तरह से। तो यहाँ तक जो है क्या थे, यहाँ तक आपको जो है झूम खेती का वर्णन करना है शुरू से लेकर। इस तरह की खेती, इस तरह की जगह क्या लिखना है, झूम खेती, अधिकांश जंगलों में, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से लिखना आपको, यहाँ लिख लेना आपको झूम खेती। झूम खेती अधिकांश जंगलों में छोटे बड़े भूखंडों पर की जाती थी। कोई छोटे छोटे पे करते थे, अगर समूह ज़्यादा बड़ा होता इनका जनजातियों का तो बड़े खेतों पर करते थे। ठीक है, तो ये वर्णन आपका जो है प्रश्न बनेगा, नहीं बने तो भी आपको झूम कृषि का वर्णन करना है HW में। ठीक है, झूम खेती का वर्णन पूरा आपको HW में करना है, याद भी करना है। आगे देखो, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इस पे भी अंडरलाइन कर लो, छोटा प्रश्न है ये। घुमंतू किसान कहाँ रहते थे, ये भी आपके झूम कृषि का वर्णन कीजिए प्रश्न बना है। कहाँ से कहाँ तक करना है मैंने आपको बता दिया है। यह आपके छोटा प्रश्न है कि घुमंतू किसान, ये झूम खेती करने वाले किसान भारत में कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर यानी वो असम नागालैंड वो राज्य है ना आपके पूरब में, और वहाँ रहते थे। और मध्य भारत के पर्वतीय जंगलों की पट्टियों में रहते थे। ये छोटा प्रश्न है। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे, बस उनका कार्य ही यही था, ये इसी तरह से खेती करते थे। पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहने वाले घुमंतू किसान, और इसी तरह वो अपनी आजीविका चलाते थे। यह आदिवासी समुदाय जो है जंगलों में बेरोक टोक घूमता था, कोई इन पर प्रतिबंध नहीं था। आज तो झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन 19वीं सदी में कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज सरकार आई तो उन्होंने भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुछ जनजातीय समूह तो क्या करते थे, घुमंतू खेती करते थे, यानी झूम खेती करते थे। वो कहाँ रहते थे, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत में। अब कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ जो थे जनजातीय समूह शिकारी थे, शिकार करते थे, और संग्राहक यानी जड़ी बूटियां वगैरह ये इकट्ठा करते थे। तो देखो, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। अपन यही पढ़ रहे हैं ना कि जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। तो कुछ तो झूम खेती करके जीते थे, कुछ शिकार और संग्रह करके जीते थे। तो देखो, बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके वह वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। शिकार में तो पशुओं का शिकार करके, और इसमें संग्राहक में वन्य उत्पादों को वन से मिलने वाली जड़ी बूटियों को इनको इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उनकी ज़िंदगी ही जंगलों पर आधारित थी। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड भी एक जनजाति है। खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे, टोली बनाकर, यानी समूह में बहुत सारे लोग एक साथ निकलते थे शिकार करने के लिए, और जो लोग शिकार करते थे, जितना शिकार होता था उसको आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। और क्या खाते थे, पशुओं का शिकार करते तो उनका मांस खा लेते होंगे, और वे जंगलों में मिले फल और जो है किन्हीं पौधों की जड़ें खाते थे। अंडरलाइन कर लो इन पे। खोंड जनजाति क्या खाती थी, के लोग क्या खाते थे, जंगलों में मिले फल और उनकी जड़ें और पशुओं का मांस। खाना पकाने के लिए वे साल व महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ पेड़ों के नाम है बेटा। साल एक पेड़ है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा इधर आपके शब्दावली में है, तो ये भी आप लिखोगे। शराब बनाने के काम, ये भी पूछा जा सकता है, शराब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, महुआ का। ये ध्यान रखना आप।
इस पे अंडरलाइन कर लो। शराब बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? महुआ का। प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये देखो, ये रे डोंगरिया कंद कबीले की औरतें पंडानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों से वे पत्तलें बनाई जाएगी। ये पत्तियां इकट्ठे, बड़े बड़े पत्ते हैं, ये इकट्ठा करके ला रही है महिलाएं। इनसे क्या बनाएगी? पत्तल दोने होते हैं ना, वो बनाएगी। तो देखो, खोंड जनजाति के बारे में पढ़ा था अपन ने। यहाँ पर खोंड ये यहाँ है आपके। साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल, आगे देखो, खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। खाना पकाने के लिए वे साल व महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। ठीक है, खाना पकाते थे तो तेल और महुआ के बीजों का साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे खाना पकाने के लिए। इलाज के लिए वो बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जो भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। देखो, और क्या करते थे, यानी ये लोग जो है, खोंड समुदाय के लोग अपना जीवन कैसे जीते थे? शिकार करते थे। शिकार करने के अलावा जो है वो लोग क्या करते थे? अपनी आजीविका के लिए वो फल व जड़ें खाते थे आजीविका चलाने के लिए। और खाना पकाने के लिए साल और महुआ के बीजों के तेल का इस्तेमाल करते थे। और जंगलों से जड़ी बूटियाँ, बीमारी को ठीक करने के लिए जंगलों से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। और जंगलों से इकट्ठा की हुई चीज़ों को वो क्या करते थे? स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जो जड़ी बूटियाँ वो इकट्ठा करते, उनको स्थानीय बाज़ारों में बेचते थे वो। और जब भी स्थानीय बुनकर, वहाँ के जो बुनकर होते थे, कपड़ा बुनने वाले, और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए जो कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। वहाँ के जो है, ये है कहाँ के? उड़ीसा के हैं बेटा, पढ़ा ना ऊपर अपन ने। तो बुनकरों और कारीगरों को, चमड़ा कारीगरों को कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी। पलाश के फूल कपड़ा रंगने के लिए काम आते हैं, ऑरेंज कलर बनता है इनसे। तो वो किसको कहते थे? खोंड जनजाति के लोगों को ही कहते थे। ये बुनकर, कपड़ा बुनने वाले और चमड़ा वाले कारीगर जो है, खोंड जनजाति को ही कहते थे। किसके लिए कहते थे? कि वो कुसुम और पलाश के फूल इकट्ठा करके उनका रंग बनाए और उनको दें। वो खोंड जनजाति के लोग वो कुसुम और पलाश के ये जो फूल इकट्ठा करते, उनको बेचते और उससे पैसे कमाते। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वो चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो वो क्या कर लेते थे? अदला बदली कर लेते थे। वस्तु विनिमय, कि तुम्हारे पास कोई वस्तु है, उसकी ज़रूरत सामने वाले को हो तो उसको दे दो, और उसके पास जो वस्तु है उसकी ज़रूरत आपको है तो आप ले लो। इस तरह से अदला बदली कर लेते थे। वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा भी लेना पड़ता था। आमदनी यानी जो पैसा वो फूल वगैरह जड़ी बूटियाँ बेचकर कमाते थे ना, तो उसका सहारा भी लेना पड़ता था अपने जीवन की आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए। कई बार तो चीज़ों की अदला बदली कर लेते थे। लेकिन मान लो अदला बदली में तो कई समस्याएं होती है कि आपके पास जो चीज़ है दूसरे वाले को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, वो नहीं ले तो फिर उसको क्या देना पड़ता था? पैसे देने पड़ते थे। मुट्ठी भर आमदनी का मतलब जो वो थोड़ा बहुत कुछ कमाते थे पैसा, जड़ी बूटियाँ बेचकर, फल फूल बेचकर, वो जो है उनको ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए वो आमदनी भी देनी पड़ती थी। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे।
आदिवासी खेत मजदूर थे, यानी खेतों में काम करते थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। इसलिए उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बेगा, बेगा भी एक क्या है, जनजाति। इन पे अंडरलाइन कर लो जितनी भी जनजातियों के नाम आ रहे हैं। पहले खोंड आया था उड़ीसा का, उस पर अंडरलाइन कर लो। मध्य भारत की बेगा, बेगा जनजाति। जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि ये आदिवासी, कितने ही आदिवासी समुदाय ऐसे थे कि मजदूरी करना और औरों के लिए काम करना अपने सम्मान के विरुद्ध मानते थे। तो इन बेगा जनजाति को दूसरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, अंडरलाइन कर लो इस पे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। उनका मानना था कि हम जंगल की संतान हैं और जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात है। बेगा जनजाति जो थी वो जो है मजदूरी करना अपने लिए क्या समझती थी, अपमान समझती थी। जैसे आदिवासी कई समूह थे जो दूसरों के लिए काम करना और मजदूरी करना अपने सम्मान के विरुद्ध मानते थे, ये हमने देखा। आगे देखो। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर, सूदखोर यानी ब्याज लेते थे, ब्याजखोर, ब्याज लेने वाले महाजन। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ें मानने लगे थे। अब क्या होता था, बेचारों की जीवन जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें उनके आसपास पैदा नहीं होती थी, जो चीज़ें उनके आसपास और उनके जंगलों में पैदा होती थी वो तो वो वहाँ से ले लेते थे और वहाँ से लेकर अपनी आजीविका चला लेते थे, ये हमने पढ़ा। और कुछ चीज़ें ऐसी कि उनको जो है अपनी आमदनी का हिस्सा देकर, यानी कुछ पैसे देकर भी खरीदनी पड़ती थी, वो भी वो ले लेते थे। लेकिन जो है ऐसी चीज़ें जो उनके आसपास पैदा नहीं होती थी उनको हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त करनी पड़ती थी, यानी उनको व्यापारियों से वो चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर उनको आश्रित रहना पड़ता था। वो चीज़ें, कई बार ऐसी चीज़ें होती है अपने जीवन के लिए जो उनके वहाँ उत्पादित भी नहीं होती है, अपने आमदनी के हिस्से से भी वो नहीं ले पाते हैं, तब उनको महाजनों से इनसे ब्याज पर पैसा लेकर वो चीज़ें खरीदनी होती थी। व्यापारी लोग उनको वो जो है चीज़ें बहुत भारी कीमत पर बेचते थे, यानी महंगी देते थे। महाजन जो ब्याज पैसा देते उसका बहुत ज़्यादा उनसे ब्याज लेते थे। इस तरह जो है बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को क्या बना दिया था, कर्ज में डुबो दिया था, कर्जदार बना दिया और गरीबी में ढकेल दिया। एक बार महाजन से कर्ज पे पैसा ले लेते तो बेचारों से चूकता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्याज लगाकर महाजन उसको बढ़ाता ही रहता था। तो वे जो आदिवासी समुदाय थे वे महाजनों और व्यापारियों को क्या कहते थे, बाहरी शैतान। व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबत की जड़ें मानने लग गई। व्यापारी कौन थे, व्यापारी अंग्रेजी थे अधिकतर, वो कच्चा माल लेके बेचते थे, सामान। तो इस तरह से जो है उनकी आजीविका क्या पड़ने लग गई, संकट में पड़ने लग गई। अब देखो ये मानचित्र है भारत में कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके। इस मानचित्र को आप देखोगे बेटा कि कौन से समुदाय कहाँ रहते थे। जैसे इसको हम उत्तर भारत कहेंगे, ये जिसमें गुज्जर बकरवाल और ये जनजातियाँ रहती थी, गड्डी और वन गुज्जर, भोटिया कहाँ रहते थे, उत्तराखंड में। ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में, ये उत्तराखंड में भोटिया। ये सहरिया अपने राजस्थान में है और भील भी अपने राजस्थान में है, ये भी जनजाति है, राजस्थान की जनजातियाँ। भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, ये राजस्थान की जनजातियाँ हैं। ठीक है, ये उत्तर में है, ये उत्तर पश्चिम, इसको हम उत्तर कहेंगे भारत के उत्तर में, इसको हम उत्तर पश्चिम कहेंगे और इसको हम उत्तर पूरब कहेंगे। पूर्वोत्तर आया था ना, पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर में कौन कौन सी जनजातियां हैं, देखो ये नागा, खासी,
ये सारी जनजातियाँ। ये संथाल, मुंडा, बिरसा मुंडा आया था वो यहाँ का था। यहाँ पे ये जो है बिहार, ये बिहार है, ये झारखंड है, झारखंड का ही था ना। और यहाँ पर ही छोटा नागपुर का पठार है। तो ये सारी जो है जनजातियाँ, ये देखो ये बंजारा जनजाति है। तो आप अपने मानचित्र में थोड़ी इनकी स्टडी करना अच्छे से। ये मध्य भारत, मध्य भारत इसको कहेंगे अपन, ये मध्य भारत की, ये तो इसमें आ जाती है। मध्य भारत में ये जनजातियाँ आती हैं, नीचे तक भी आ जाएगा थोड़ा सा। और ये उत्तर पूर्व भारत, इस तरह से ये जो है सारी जनजातियाँ बटी हुई है। और ये दक्षिण भारत, ठीक है। तो ये हो गया अपना जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। में 2 टॉपिक हुए हैं, एक तो झूम खेती करके जीते थे, दूसरा शिकार और संग्राहक थे। और तीसरा आएगा अब अपने वापस जानवर पालते थे कुछ लोग, इसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे।